Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper One faculty. I hope everyone is fine. So ये साइकिल काफ़ी ही मतलब आप बोल सकते हो शॉकिंग साइकिल रहा है। बहुत सारे खामियां यहाँ पर देखने को मिली हैं अगर हम इस साइकिल के, हालांकि प्रीवियस साइकिल के अंदर भी ये चीज़ें छोटी छोटी हमें नोट में आती हैं, बट अब की बार बहुत सारा मतलब आप बोल सकते हो लाइक हिस्ट्री शिफ्ट के अंदर हम बात करते हैं और अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर जिसमें बहुत ही ड्रास्टिक से उन्होंने नेग्लिजेंसी एक आप बोल सकते हो वो चीज़ वहाँ पर देखने को मिली है। सो बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स हैं जो कि हम लोगों ने डिस्कस करने हैं इसमें। फैकल्टीज भी आज भी एनटी ऑफिस गई हैं, इससे पहले भी आपने देखा होगा अश्विनी सर भी इससे पहले भी एनटी ऑफिस गए हैं। तो स्टूडेंट्स पहली चीज़ तो देखो, एक अकेला इंसान ऑब्वियसली अगर एफर्ट करता है वो आप लोगों के लिए एफर्ट्स किए हैं फैकल्टीज़ ने। सो मेक श्योर कि आप लोग इस चीज़ के अंदर सपोर्ट करें, क्योंकि जब तक आप भी जेन्युइनली चीज़ों पे वर्क नहीं करेंगे कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, फिर वो चीज़ें बहुत लंबे समय तक वर्क नहीं करती हैं। सो एंटी एक्सपोज किस तरीके से क्या क्या पॉइंटर्स है, इस पे बहुत ही हम इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे और उसके बाद आप लोगों का इसके ऊपर क्या राय है एंड एक जेन्युइन जो अपना फीडबैक है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। एंड उसी के साथ साथ क्या इसका सोल्यूशन है, हम क्या क्या कर सकते हैं, वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहली चीज़ तो थोड़ा सा मैं आपको एक रिजल्ट के बारे में बताती हूँ। 4 फरवरी को ये रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, जिसके अंदर जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, एग्जामिनेशन आप सभी को पता है दिसंबर 25 का साइकिल हमारा हुआ था। इसके अंदर ये कैंडिडेट्स हैं जिसमें ये मेल रेशो बता रखा, फीमेल और थर्ड जेंडर है, ये अलग अलग इतने परसेंट स्टूडेंट्स ने जेआरएफ अपना क्वालिफाई किया है। अगर मैं एक डेटा की बात करती हूँ, इतने कैंडिडेट रजिस्टर्ड यहाँ पर होते हैं। इतने कैंडिडेट अगर आपके लेट सपोज यहाँ पर 9,93,702 कैंडिडेट्स की यहाँ पे बात की गई है, और एनटीए जब यहाँ पर आपसे फॉर्म फिल करवाता है तो आप लोगों की फॉर्म फीस हम लोग एक जेनरिक केस में लेते 1100 रुपये आपके फॉर्म के फिल करवाता है। फॉर्म फिल करवाना ऑब्वियसली आपका ठीक ठाक सेंटर देगा, नज़दीक सेंटर भी हम उम्मीद करते हैं, तभी तो वो चॉइस फिल कराता है, जबकि वहाँ पर वो चीज़ टोटली फेलियर है। हम एक्सपेक्ट करते हैं हमें ठीक ठाक सिस्टम मिलेंगे, वो चीज़ भी आपको पता है किसी का माउस काम नहीं करता है, कीबोर्ड तो आपको टच ही नहीं करना है, किसी का स्क्रीन ठीक ठाक नहीं मिलता है, किसी का पावर कट हो जाता है या फिर कोई सिस्टम हैंग कर जाता है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं चीज़ें आप लोगों की फेलियर, तो ना तो आपको सेंटर आपके अकॉर्डिंग, मतलब लास्ट मिनट पे जब एडमिट कार्ड आउट होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, स्पेशली प्रेग्नेंट जो विमेंस हैं या सिंगल जो स्टूडेंट है, ठीक है, जिसको लगता है कि उनके साथ पेरेंट्स को भी लेके जाना है या खुद से उनको जाना, तो दूर अगर जाएगा ऑब्वियसली साथ में साथ, मतलब गर्ल्स को अगर मैं बात करती हूँ अपने पेरेंट्स को, ब्रदर को, किसी न किसी को साथ में लेके जाएगी। सो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक एग्जाम आप देख लो कितना एक्सपेंसिव आपके साथ लेके आता। तो अगर वो उसके नियर बाय सेंटर उसको प्रोवाइड कर दे, प्रेग्नेंट है ऑब्वियसली तैयारी बहुत अच्छी की है, 6 महीने लगाए हैं, पता चलता है उसका 150-200 किलोमीटर सेंटर आ जाता है, तो अब ये बताइए उसके लिए कितना बड़ा फाइट है। एक साइड उसने अपने कैरियर को मैनेज करने की कोशिश की, उसके फिजिकल हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं और ये चीज़ टोटली उसको फिर पीछे वहां पर धकेल देती है। तो ये सारी चीज़ें नेग्लिजेंसी आप देखते हो, ये तो एग्जाम के टाइम की बात हुई है। अब 1100 रुपये आपने इवन काफ़ी जगह पर अगर हम देखते हैं, बहुत बार पेपर एग्जाम भी आप लोगों को लीक देखने को, अभी पीछे जैसे CSI और नेट एग्जाम लीक हुआ है, तो वो तो सारी चीज़ें अलग ही हैं। पेपर पैटर्न की मैं बात करती हूँ, ये तो वो चीज़ है जब आपके 9,93,000, ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर्ड इतने 9,93,702, इतनी ये 1100, ठीक है। हालांकि देखो इसके अंदर सारे 1100 नहीं देते हैं, इसमें रिजर्व कैटेगरी भी है जिसका कुछ फीस कम हो जाता है। तो टेंटेटिव में देखती हूँ, आप एक अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए क्या कैटेगरी वाइज है, किस तरीके से, मतलब कितना अमाउंट यहाँ पर जाता है और उसके बदले आपको यहाँ पर मिलता क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या खामी यहाँ पर देखने को मिलती है, ये सिर्फ एग्जाम वाली बात किया है, एग्जाम में अब बच्चे को हिंदी और इंग्लिश उसको चाहिए ठीक ठाक, एक बच्चा इंग्लिश का है एक बच्चा हिंदी का है, बट हम यहाँ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते बिकॉज सीधा सीधा बोल देता है कि अगर हिंदी में प्रॉब्लम है तो हम तो जी इंग्लिश के साथ जाएंगे। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा बैरियर दिखा देता, बच्चा अगर हिंदी में प्रिपेयर करके गया तो हमें उसको ये चीज़ बोलना पड़ता है कि क्योंकि उसने अपने बुलेटिन में लिखा है तो आपको इंग्लिश वर्डिंग भी समझनी पड़ेगी। इसको पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी वे में हम ले सकते हैं, बट
हिंदी ट्रांसलेशन खराब जाती, एट टाइम्स बच्चा हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये इशू स्पेशली जहाँ पर लैंग्वेज बैरियर है वहाँ पर बहुत इशू आता है जब हम ग्राउंड पे ये सारी चीज़ों को देखते हैं। सो क्वेश्चन पेपर ठीक से नहीं बनता है, मतलब इतने एक्सपर्ट एक स्टूडेंट अगर बोलता है, वो छोटी सी मिस्टेक अगर फाइंड आउट कर सकता है अपने एक स्टूडेंट लेवल पे, इनके पास तो प्रॉपर एक्सपर्ट कमेटी है, तो वो पेपर का डिज़ाइन आप देख सकते हो, उनको ऑप्शन फ्रेमिंग नहीं आती है ठीक से, ना ही वो क्वेश्चंस की फ्रेमिंग करते हैं। तो ये तो सारा सीन हमें देखने को मिलता है जब हम एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं। चलो जी, एग्जाम यहाँ पर निपट जाता है। अब आती है यहाँ पर रिजल्ट की बारी। अब प्रोविजनल आंसर की दे दी जाती है। यहाँ पर 7,35,614 बच्चे हैं जो कि कैंडिडेट्स यहाँ पर अपीयर हुए थे और ये रजिस्टर्ड थे। फीस तो यहाँ पर रजिस्टर्ड ने पे किया है ना अपना, जो भी उनका कंसर्न बनता था। बेशक उनको फीमेल को कम फीस देना है, रिजर्व कैटेगरी से है या फिर जनरल कैटेगरी से, ये डिफरेंट आ जाता, बट अमाउंट तो आपने पे कर दिया ना। अब यहाँ पर जो क्वालिफाइड की बात है, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर 5108, और ये सारा रिजल्ट इन्होंने यहाँ पर दिखा दिया है। नेक्स्ट अब सवाल आता है, अब यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट हैं, अब आती है क्वेश्चन चैलेंज की बारी। इन्होंने दे दिया एज ए फॉर्मेलिटी ही बोल दिए, क्योंकि अगर प्रोविजनल और फाइनल के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आता है फिर तो एक ही बार में उसको निपटा दो, फिर चैलेंज करवाने का क्या ही फायदा, क्योंकि स्टूडेंट से 200-200 रुपए ऐंठना। सो क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों की प्रोविजनल आंसर की आती है, और प्रोविजनल आंसर की में जब हम क्वेश्चंस को चैलेंज करते हैं तो पर क्वेश्चन आपको देने हैं 200 रुपए। अगर आपका चैलेंज एक्सेप्ट हुआ तो वो होगा रिफंड, अदरवाइज जाएगा वो एनटीए की पॉकेट में। ठीक है, वो एनटीए के पास जाएगा। अब मान लिया मैं हिस्ट्री शिफ्ट का ही एग्जांपल लेती हूँ, एजुकेशन में भी ये प्रॉब्लम है, सोशोलॉजी के रिजल्ट में भी डाउट्स बताए गए हैं। हालांकि आज सर सोशोलॉजी जो मनोज सर हैं वो भी एनटीए के ऑफिस में जाएंगे। सो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर ये इश्यूज आए हैं। तो मान लिया यहाँ पर 8-9 क्वेश्चंस में इश्यूज थे, राइट? आपके 8-9 क्वेश्चन में इशू है, लेट सपोज 8 क्वेश्चंस हम बोलते हैं, तो सीधा सीधा यहाँ पर ठीक है 1600 रुपए गया। ठीक है, अब एक बच्चे ने चैलेंज कर दिया, दूसरा बच्चा टेंशन में कि हो सकता कोई बच्चा ये क्वेश्चन चैलेंज करे ना करे, ऐसे मल्टीपल स्टूडेंट इसको चैलेंज करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बच्चा चैलेंज करेगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स चैलेंज करते हैं, क्योंकि उनको ये रहता है एक क्वेश्चन मेरी जिंदगी बदल सकता है, बिकॉज नेट इज ए गेटवे फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, उसी से आप लोगों की वहां पर एंट्री होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक ही क्वेश्चन उसके लिए, और यहाँ तो 8-9 क्वेश्चन की बात है। सो वो नेट जेआरएफ अपना जर्नी पास में भी काउंट करवा सकता है, और अगर यहाँ पर वो काम नहीं करेगा तो फेलियर पे भी बन सकता है। तो जब इतना सारा अमाउंट जाता है, और अब वहां पर क्या किया जाता है, अगर मैं इस साइकिल के अंदर इस ब्लंडर की बात करती हूँ, जो प्रोविजनल आंसर की है उसी के बिहाफ पे आपकी फाइनल आंसर की आ जाती है, और रिजल्ट यहाँ पर आप लोगों का अपडेट नहीं होता है। मतलब उसी के बिहाफ पे आंसर, मतलब सीधा सीधा आप वीडियोस देखोगे पेपर 2 के अंदर भी इवन, जिसके अंदर ये चीजें मेंशन है कि देखो इसका फैक्चुअल कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बड़े हाइपोथेटिकल है, जिसको चैलेंज करना हम मान सकते हैं कि एग्जामिनर ने ना अपनी इंटेंशन से ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किया था और वो ये पूछना चाहता था, इसलिए उसने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। बट जहां पर चीजें फैक्ट है, मैंने बोल दिया कि एनईपी 2020 में बोला है कि जीईआर आपकी 50% अचीव होगी बाय 2035 इन हायर एजुकेशन। इस फैक्ट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? ना मैं बदल सकती हूँ, ना उनकी इंटेंशन बदल सकती है, ना डॉक्यूमेंट बदल सकता है। सो ऐसे क्वेश्चन के ऊपर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। अब ऐसे क्वेश्चंस की वजह से 3-4 तरीके के जो स्टूडेंट्स हैं, ऐसा स्टूडेंट था जिसको पता था 6 महीने मैंने बहुत डेस्परेटली जैसे तैसे करके टाइम निकाला, कोई जॉब वाला स्टूडेंट है। इस लेवल पे आके अगर मैं देखती हूँ तो मोस्टली या तो वर्किंग है, या फिर पेरेंटिंग वाली सिचुएशन के अंदर बैठे हैं, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके पास इतनी है कि टाइम चुरा चुरा के भी निकालते हैं। सो बहुत सारे स्टूडेंट आप में से मिलेंगे। सो अगर इस सिचुएशन में बैठे तो हर एक दिन, हर एक साइकिल उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और इस साइकिल में अगर ये चीज हैपन करती है सो ऑब्वियसली उनके लिए वो 8-9 क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हो गए, एडुकेशन में कितना इंपॉर्टेंट है। हिना मैम ने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था। इवन सोशोलॉजी की अगर मैं बात करती हूँ उसके अंदर भी डाउट्स है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि ये चीज़ें इतना अनफेयर तरीके से। सो एज ए कंक्लूजन अगर मैं बात करती हूँ तो आंसर की ये सेंटर है, रिजल्ट है ये। तो अगर स्टूडेंट इतना डीपली उन चीजों को रेक्टिफाई कर सकता है, अपना डॉक्यूमेंट वो देता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, चाहे इग्नू का सोर्स वो लगाता है, एक्सपर्ट्स की बुक होती हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट का डेटा जाता है, या स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, ऑथर्स हैं,
मतलब इतने सारे डॉक्यूमेंट तो रॉन्ग नहीं हो सकते ना। तो स्टूडेंट जब इन चीज़ों को रेक्टिफाई कर सकता है, क्या आपकी कमेटी उस चीज़ को रेक्टिफाई नहीं कर सकती? हाँ, ये क्वेश्चन है, ये हमारी साइड से गलती हुई है, तो हमें इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, बिकॉज एक क्वेश्चन किसी भी बच्चे की ज़िंदगी बदल सकता है। बहुत सारे स्टेट में वैकेंसीज निकली हैं, उनको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अगर मैं हाल ही में बात करूं, जैसे एमपी के अंदर भी वैकेंसी निकली थी, एनसीईआरटी के अंदर वैकेंसी निकली थी, तो ऑब्वियसली बच्चे का अगर नेट क्वालिफाई होगा तो वो फाइट करेगा अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए। बट अगर इसी स्टेप में वो फंस जाता है तो वो किस तरीके से इस चीज़ पे फाइट करेगा? एंड काफ़ी बार एज बैरियर्स होते हैं। ठीक है, नेट का कोई एज नहीं है, बट अगर वैकेंसीज निकलती हैं कॉलेज कैडर में, वहाँ पर तो एज बैरियर डाल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं हरियाणा की बात करती हूँ, तो हरियाणा में मैक्सिमम जो पोस्ट आती है 18 से 42 की एज है, जो मैक्सिमम, ये मैंने जेनरिक वे में बताया है मैक्सिमम, बाकी एक आदमी पोस्ट टू पोस्ट ही वैरी भी कर सकती है। सो अगर किसी स्टूडेंट का, चलो ठीक है ये जीआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं था, बट नेट करके अपना कुछ समय यहाँ पर नौकरी की भी तैयारी करेगा, अपने करियर को यहाँ पर बनाने की कोशिश करेगा, और अगर वो वैकेंसी चली जाती है, आपको पता स्टेट के अंदर वैकेंसी इतनी जल्दी नहीं आती है कि हर 2 महीने में वैकेंसी आए, ये चीज़ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये फिर उसके बाद नेट क्लियर करेगा, उसके बाद साल 6 महीने वैकेंसी का वेट करेगा। उस टाइम पे उसकी हेल्थ क्या है, उसकी फैमिली सिचुएशन क्या है, उसका माइंड का कॉन्टेक्स्ट क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड उसकी कैसे काम करती है, सिचुएशन इंसान की बदलती हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं हर स्टूडेंट के साथ, जो कि उसके साथ साथ उसको मैनेज करनी पड़ती हैं। तो अगर स्टूडेंट इन चीज़ों को देखता है तो एनटीए की एक्सपर्ट कमेटी, उनको भी ये चीज़ें देखना चाहिए। अब मतलब आपका देखो इसके ऊपर क्या फेयर सा डिसीजन है, वो ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं एनटीए तक या ऑफिशियल्स तक पहुंचनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट किस फेज से गुजर रहे हैं। अब जिसका जेआरएफ क्वालिफाई हो गया, नेट क्वालिफाई हो गया है, आई एम श्योर वो सेलिब्रेट करेगा, और सेलिब्रेट करना बनता भी है क्योंकि उसने अपने एफर्ट्स लगाए हैं, और वो हर किसी को हैप्पीनेस होता है। लेकिन चीज़ें क्या हैं, अगर फेयर होती हैं, अब उस स्टूडेंट का क्या जिसको पता है यार ये क्वेश्चन ठीक होना था और इस क्वेश्चन के मुझे मार्क्स नहीं मिले हैं, ठीक है, तो ये चीज तो डाइजेस्ट करने वाली नहीं होती ना। तो ऑब्वियसली यहाँ पर टोटली जो डिमांड है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, फेयरनेस यहाँ पर होनी चाहिए। एंड पेपर जो पैटर्न है, या तो पेपर के सिलेबस में आप बदलाव कर दो, जैसे पेपर 1 में ये लोग करते हैं, मतलब आपको एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपने पीएचडी आगे जाके करनी है, आपको रिसर्च, आईसीटी टूल्स, हायर एजुकेशन, इनके बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर आपको यहाँ पर मूवीज देखने के लिए बोल दिया जाए कि केजीएफ का है या फिर कौन सी मूवी है, कौन सा कितना कमा के लेके आई है, कितना उसका बजट गया है, ये सारी चीज़ें आउट ऑफ बॉक्स ही जाती हैं ना। इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर सपोर्टिव माने जाते हैं, ना ही आपकी नॉलेज को ग्रो करते हैं। पर्सनल लेवल पे आपने करना जो करो, बट आपके जो काम आएगी, रिसर्च आपने करना है, आपको हायर एजुकेशन, आपको आईसीटी, ठीक है, लॉजिक्स, जनरल एप्टीट्यूड के लिए अच्छी बात है, बट ये तो जीके वाला पार्ट है, या तो सिलेबस में आप डाल दीजिए। तो सिलेबस वाला भी इतने इतने सारे पॉइंटर्स हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर इनको अपने सिलेबस पे काम करना है कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसको प्रॉपर करिए, चाहे पेपर 1 है चाहे पेपर 2 है। पेपर 1 में अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन करना है तो आप वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एडिशन कर सकते हैं, बट डॉक्यूमेंटेड वे में, ताकि बच्चा उसके लिए प्रिपेयर रहे। अब जिसका तुक्का लग गया वो मूवी का क्वेश्चन ठीक कर देगा बट तुक्का नहीं लगा तो वो गलत करके आएगा, और एक ही क्वेश्चन से आपकी जो रैंक है वो ऊपर नीचे कर जाती है। नेक्स्ट है ये जो एग्जाम सिस्टम है उसको ठीक किया जाए, ठीक है, एग्जाम सिस्टम को ठीक किया जाए। जो आंसर की में इतनी सारी खामियां हैं उसको रिव्यू किया जाए, उसको रिव्यू किया जाए। एंड हालांकि देखो अभी तक रिजल्ट रिवाइज नहीं हुआ है, आई डोंट थिंक सो अभी तक, मतलब आई गेस यूजीसी के टाइम पे एक आध बार ऐसा हुआ है कि रिजल्ट रिवाइज हुआ है, ठीक है, ये मैं अभी 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकती, बट मुझे जितना नॉलेज में है, शायद वर्ड मैंने यूज किया है कि यूजीसी के टाइम पे ऐसा कुछ हुआ है। बट देखते हैं कि जो अभी इतने सारे सब्जेक्ट्स के अंदर खामियां देख के रिजल्ट रिवाइज होता है या नहीं होता। आप अपना पॉइंट रेस पे जरूर रखिएगा। अब आपने इन पे क्या करना है, हाँ, सेंटर है, सेंटर आपके चॉइस अगर मांगे, चॉइस क्यों देते हो आप कि मेरे लिए ये कंफर्टेबल और मेरा सेंटर इसी के आसपास दे दीजिए। सो वो चीज़ आपको पता होना चाहिए।
तो उसके बाद जो इनका लैब वाला सिस्टम है, ठीक है, इनके सिस्टम परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक होनी चाहिए। मीन्स स्टूडेंट का सिस्टम हैंग कर जाता है और पता है एग्जाम के टाइम पे अगर जरा सा भी अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन सिस्टम हैंग कर जाता है, हम पैनिक हो जाते हैं। पैनिक होंगे तो उसके हमारा परफॉर्मेंस पे असर आता है। तो इन सारे फैक्टर्स पे काम करने की ज़रूरत है। अब इसके लिए आपने करना क्या है, ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। नंबर 1, आप मेल कर सकते हैं एनटीए को, क्योंकि जितना मैक्सिमम इस चीज़ के ऊपर ये मुद्दा जाएगा एनटीए को एक डॉक्यूमेंटेड वे में, उतना ही ज़्यादा हायर जो ऑफिशियल्स हैं उन तक जेन्युइनिटी पहुंचेगी कि सच में स्टूडेंट इस चीज़ से परेशान है और सच में ये मुद्दा देखने वाला है जिसके ऊपर हमें रिवर्क करना पड़ेगा। सो ये जो एनटीए को आप अपना जो जो आपने अपने एग्ज़ाम के अंदर इश्यूज फेस किए हैं, देखो पेपर 1 80+ सब्जेक्ट जाता है, तो आप अपने पर्सनल जो पेपर 2 लेवल पे है आपको और ज़्यादा डिटेल्स में पता है, तो एनटीए को अपना जो भी जेन्युइन इशू है आपने एनटीए को मेल करना है। दूसरा, हम यहाँ पर ट्विटर कैंपेन भी चला सकते हैं, ठीक है, ट्विटर कैंपेन हम लोग चला सकते हैं, एनटीए को टैग कर सकते हैं, यूजीसी को टैग कर सकते हैं। सो अपना देखो, अगर कोई चीज़ अनफेयर चलती है तो पीसफुली हम उस चीज़ को डिमांड कर सकते हैं, ऑफिशियल तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जब तक नॉलेज में वो चीज़ें नहीं जाएंगी तब तक उसके ऊपर रिवर्क कैसे होगा। उसके अलावा जो एनटीए ऑफिस है, जो भी नियर बाय स्टूडेंट हैं वहाँ पर जाके ज्ञापन दे सकते हैं, ज्ञापन दे सकते हैं कि ये साइकिल में प्रॉब्लम्स आई हैं, हमारे सब्जेक्ट्स में आई, बट विद प्रूफ देना आप लोगों को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी बात कुछ भी आप इस तरीके से लिख दो, जेन्युइन चीज़ लिखनी है और जेन्युइन आप लोगों को उसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और उसका ज्ञापन आप एनटीए ऑफिशियल्स में दे सकते हो। सो लेट्स सी, उम्मीद करते हैं कि जिस जिस सब्जेक्ट में इतनी ज़्यादा अनफेयरनेस हुई है तो वहाँ पर रिवाइज करें, एक बार उस चीज़ को क्रॉस चेक करें ताकि स्टूडेंट्स के साथ अन्याय ना हो। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी। आप प्लीज़ इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिएगा सो दैट मैक्सिमम मतलब ये चीज़ रीच कर पाए। एंड ऑब्वियसली अपना जो फीडबैक है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, आपके पेपर 2 में या पेपर 1 में आपके साथ अगर कोई भी नाइंसाफ़ी हुई है तो। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।